नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज हम बात करेंगे मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में। उनको जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। इंडिया गठबंधन के टूटने की पूरी संभावना है। कैसे, मैं इसका विश्लेषण करूंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मैं आपके सामने फेक और डीप फेक के जमाने में सच और संपूर्ण सच आपके सामने रखता हूं। आपको सच का आईना दिखाता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि राजनीतिक जीवन में जो उठापटक चल रही है उसके क्या क्या परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। तो आज का मुद्दा भी बेहद दिलचस्प है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनको अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। वो अब उपराष्ट्रपति बनेंगे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, और ऐसे में जितने वोट उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए एनडीए को चाहिए, उतने वोट मिलना उनके लिए किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं है। मैं सीपी राधाकृष्णन की 15 विशेषताएं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि लोकसभा और राज्यसभा में वोटों का अंकगणित क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि कैसे मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन इस पूरे मसले पर टूट सकता है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं। वो गोंडर जाति के नेता हैं। खुद तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु से 2 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। गोंडर समुदाय से ही अन्नामलई आते थे और ये समुदाय वेस्ट तमिलनाडु के अंदर अच्छा खासा प्रभाव रखता है। अगले कुछ महीनों के अंदर तमिलनाडु में चुनाव है। ऐसे में एमके स्टालिन के लिए ये पूरा का पूरा मामला मुसीबत का सबब बन सकता है। बहुत हाल ही के दिनों में बहुत कम हुआ है कि कोई तमिलनाडु का व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे, और अगर ऐसे में तमिलनाडु का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रहा है और संख्या बल पूरा का पूरा उसके समर्थन में है, ऐसे में डीएमके के नेता स्टालिन कैसे उनका विरोध करेंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी आपने देखा, महाराष्ट्र के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ सीपी राधाकृष्णन के बेहद अच्छे संबंध है। इसके अलावा वो झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। झारखंड की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। इसके अलावा वो तेलंगाना के भी गवर्नर रह चुके हैं और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। और सीपी राधाकृष्णन को अजात शत्रु माना जाता है। सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन एक मामले में अलग है। वो मामला क्या है? वो मामला ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, गवर्नर रहते हुए उन्होंने सबके साथ संबंध डेवलप किए हैं। और इन संबंधों के डेवलप हो जाने के बाद उन संबंधों को उन्होंने बाकायदा न केवल तवज्जो दी है, बल्कि उसका जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है कि उन संबंधों को उन्होंने बनाए रखा है। ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। लिहाजा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो झारखंड की हो, जैसे मैं जेएमएम की बात कर लूं, उनके हेमंत सोरेन से बहुत अच्छे संबंध है। इसके अलावा मैं तेलंगाना की बात कर लूं तो उनके टीआरएस से बहुत अच्छे संबंध है। कांग्रेस तो कैंडिडेट खड़ा करेगी ही करेगी, लेकिन इसके अलावा साउथ के अन्य राज्यों से बात कर लूं तो आंध्र प्रदेश से उनको समर्थन मिलेगा। वाईएसआरसीपी भी उनको समर्थन कर सकती है। और यहाँ पर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि साउथ के एक नेता होने के चलते भारतीय जनता पार्टी को साउथ में भी अपनी पैठ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण जो है उनका रोल हो जाएगा। अब उपराष्ट्रपति का पद जो है वो सिर्फ सेरेमोनियल पद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के पद को राज्यसभा को चलाना होता है, और राज्यसभा जिसे बड़ों का सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, उसमें कई मामलों में बड़ी तीखी नोकझोंक होती है। ऐसे में उपराष्ट्रपति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस भूमिका में उनको सदन को न केवल चलाना होता है, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच एक तारतम्य बनाना होता है। जगदीप धनखड़ के अनसेरेमोनियसली इस पद से इस्तीफे के बाद सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन की एक सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि सीपी राधाकृष्णन किसी उदार की विचारधारा से नहीं आते। वो आरएसएस से तब से जुड़े हुए हैं जब वो
किशोरावस्था के अंदर थे। 1974 में वो आरएसएस से जुड़ गए थे, उसके बाद वो जनसंघ से जुड़े, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और 2 बार सांसद रहे। इन तमाम विशेषताओं के चलते अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी खुलकर सीपी राधाकृष्णन का विरोध नहीं कर पा रही हैं। मोदी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर रहने वाली शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भी सीपी राधाकृष्णन की प्रशंसा से बच नहीं पाए। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट के बारे में विचार करेगा, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन डीएमके को सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था और जगदीप धनखड़ जो है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, उनकी ममता से नोकझोंक होती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की चूंकि वो गवर्नर थे, ऐसे में ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के मामले में इंडिया गठबंधन से अलग राय रखी थी और इन्होंने इस वोटिंग से एब्सटेन किया था, जिससे जगदीप धनखड़ को जो है बढ़त मिली थी। और अब ऐसा पूरा का पूरा माहौल बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी दलों से अपील करके उनके सामने सीपी राधाकृष्णन का नाम रख रही है। राजनाथ सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एमके स्टालिन से बात की है, उन्होंने सोनिया गांधी से बात की है, उन्होंने नवीन पटनायक से बात की है और यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि सीपी राधाकृष्णन, जिनको अजात शत्रु के रूप में जाना जाता है, उनको इन धड़ों से भी समर्थन मिल सकता है। और मेरा ये राजनीतिक विश्लेषण कहता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत डीएमके को होने वाली है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे में डीएमके के सामने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन करने के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं होगा, कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो एक नया कैंडिडेट तमिलनाडु से दे दें, इंडिया गठबंधन भी तमिलनाडु से दे दे, लेकिन उसके लिए उनको मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर ऐसा होगा एक तमिल वर्सेस दूसरा तमिल, शायद डीएमके के नेता ये भी नहीं चाहेंगे। लेकिन विपक्षी नेताओं के मुंह से सीपी राधाकृष्णन की ये प्रशंसा ये संकेत देती है कि जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो भी उनके अच्छे व्यवहार, उनकी साफ सुथरी छवि, उनकी अखंड छवि, उनकी ईमानदार छवि और नॉन कंट्रोवर्शियल नेता के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को न केवल पसंद करते हैं बल्कि उनकी खुली आलोचना करने से भी डरते हैं। सुनिए संजय राउत को। देखिए, महाराष्ट्र हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे, ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल है, 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहां के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा। तो आइए सीपी राधाकृष्णन की शख्सियत को समझ लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझ लेते हैं, क्या क्या उनकी खूबियां हैं। आज मैं सीपी राधाकृष्णन की 15 खूबियों को आपके सामने रखने वाला हूं, ताकि आपका देश का अगला उपराष्ट्रपति कैसा हो उसकी पर्सनालिटी को आप बहुत अच्छी तरह समझ सकें। सबसे पहली उनकी बड़ी बात है साफ सुथरी और ईमानदार छवि। सीपी राधाकृष्णन आज तक किसी भी विवाद के अंदर नहीं फंसे हैं। उनके ऊपर विपक्षी पार्टियां भी ये आरोप नहीं लगवा पाई हैं कि उन्होंने राज्यपाल के पद पर रहते हुए दूसरी पार्टियों के साथ पक्षपात किया। उनकी अखंड छवि है, उनकी ईमानदार छवि है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दूसरा, वो क्रॉस पार्टी समीकरणों के अंदर माहिर हैं। क्रॉस पार्टी समीकरण क्या कहता है? जब आप
बीजेपी पार्टी के अंदर होते हो, लेकिन आपके संबंध कांग्रेस में भी मिल जाएं, आपके संबंध डीएमके में भी मिल जाएं, आपके संबंध जेएमएम में भी मिल जाएं, आपके संबंध शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप में भी मिल जाएं, आपके शिवसेना जो है आपके संबंध जो है एनसीपी शरद पवार गुट में भी मिल जाएं, आपके संबंध और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में मिल जाएं जिनके साथ आपने काम किया है, तो वो क्रॉस पार्टी समीकरण बनाने में माहिर है। ऐसे में ही कहा जा रहा है कि उनकी खिलाफत करने में इंडिया गठबंधन को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और कम से कम मेरा आकलन ये कहता है कि डीएमके तो सीपी राधाकृष्णन को अंततः सपोर्ट करेगी ही। 1974 से वो आरएसएस में है। मैंने पहले भी अपने एक्स के पोस्ट पर लिखा था कि इस बार जो भी विपक्ष का जो भी सत्ता पक्ष का उम्मीदवार होगा वो एक खाटी आरएसएस वाला होगा। तो किशोरावस्था से 16 साल की उम्र से वो आरएसएस के अंदर जा रहे हैं। 1974 में वो जनसंघ के सदस्य बने थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जगदीप धनखड़ से अपना हाथ जला चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जगदीप धनखड़ दूसरी विचारधारा से आते थे। पहले वो जनता दल में थे, फिर उसके बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस से वो बीजेपी में आए, कई पार्टियां घूम चुके थे। उनका क्लेम टू फेम सिर्फ एक था कि 40 दिनों की जो सरकार थी चंद्रशेखर की, उस सरकार के अंदर उनको डिप्टी संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा वो एक अच्छे वकील थे, अच्छा बोलते थे, अच्छा वक्ता थे, ये बात तो ठीक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो खाटी विचारधारा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सीपी राधाकृष्णन उससे बिल्कुल उलट है। आरएसएस से जुड़े रहे, जनसंघ से जुड़े रहे, बीजेपी से जुड़े रहे, बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1998 और 1999 दो बार लोकसभा चुनाव जीता, और ये चुनाव उन्होंने कोयम्बटूर से जीता। कोयम्बटूर एक बहुत महत्वपूर्ण तमिलनाडु की सीट है। आपको याद होगा इसी जमाने में जब यहाँ पर चुनाव हुआ था और सीपी राधाकृष्णन जीते थे, उस चुनाव से पहले कोयम्बटूर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें तब के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को जान का खतरा था, लेकिन एक टेलीविजन कैमरे पर इंटरव्यू देने के चलते उनकी जान उस दिन बच गई थी। वो उस स्थल पर थोड़ी लेट पहुंचे थे जहां पर ये बम ब्लास्ट किए गए थे। तो कोयम्बटूर से 1998 और 1999 में वो दो बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। राजनीति में उनको 4 दशकों का अनुभव है, और ऐसे में मृदुभाषी व्यक्ति के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से दूर रहता है, उनकी पहचान की जाती है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि आप संसद की कार्रवाई को कितने बेहतर ढंग से समझते हैं। तो आप 2 बार राज्यसभा के, आप 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, तो संसद की कार्रवाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा वित्त, पीएसयू, स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच समिति जैसे पैनलों में आप शामिल रहे हैं। यानी आपको जो पार्लियामेंट की कमिटीज कैसे व्यवहार करती हैं और कैसे काम करती हैं, इसकी बड़ी डिटेल में जानकारी है। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन ने 2003 में भारत का यूएन में प्रतिनिधित्व किया था, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी सीपी राधाकृष्णन के साथ है। 2004 से 2007 तक आप तमिलनाडु में अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पर 19,000 किलोमीटर की यात्रा, 93 दिन की रथ यात्रा उन्होंने पूरी की थी, और इसमें नदी जुड़ाव, समान नागरिक संहिता, भ्रष्टाचार, नशा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना था। झारखंड, तेलंगाना और पांडिचेरी जैसे राज्यों के आप राज्यपाल रहे। महाराष्ट्र में सक्रियता और विपक्ष को सुनने का उनका नजरिया बेहद सराहा गया, और सबसे महत्वपूर्ण कि वह गोंडर ओबीसी समुदाय से आने वाले दक्षिण भारतीय ओबीसी नेता हैं, जिन्होंने भाजपा में तमिलनाडु में मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में तमिलनाडु में चुनाव है, और तमिलनाडु का उपराष्ट्रपति जानबूझकर दिया गया है ताकि एक सत्ता का बैलेंस नॉर्थ और साउथ के अंदर बना रहे। सीपी राधाकृष्णन इसीलिए कैंडिडेट बने हैं, और सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाए जाने पर कैसे जेपी नड्डा ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, ये भी सुन लीजिए। डिलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए, और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे, और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका
जन्म अक्टूबर 20 को, अक्टूबर 20, 1957। तो आइए आपको समझा देता हूं कि क्या गणित होने वाला है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का। देखिए, यही लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर अपना वोट डालते हैं। 9 सितंबर को ये वोटिंग होगी और 9 सितंबर को वोटिंग होने के बाद शाम तक परिणाम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वोट गिनने के लिए होते नहीं हैं। 542 जो सांसद हैं वो लोकसभा के हैं और लगभग 240 के आसपास सांसद इस वक्त निर्वाचित राज्यसभा में हैं। तो ये जो है दोनों मिलकर जो सांसद वोट डालेंगे, इससे क्या अर्थमेटिक बनेगा ये मैं आपको समझा देता हूं। लोकसभा में कुल सीटें अभी निर्वाचित सदस्यों की 542 हैं और राज्यसभा में कुल वर्तमान सदस्य 240 हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 240 सदस्य मतदान के लिए पात्र हैं, यानी कुल 782 मतदाता हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 392 वोट की जरूरत है। एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सदस्यों का समीकरण है। इस प्रकार एनडीए का कुल समर्थन है 427 वोट, जो कि अपेक्षित मत 392 से अधिक है। इंडिया ब्लॉक के लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 106 वोट हैं और इंडिया ब्लॉक के कुल वोट 355 हैं, जो रिजायर्ड संख्या है 392 की, उससे कम है। इसीलिए एनडीए यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। एनडीए मजबूत स्थिति में है, लेकिन एनडीए चाहेगा कि उनके कैंडिडेट को अधिक से अधिक विपक्षी पार्टी समर्थन करें। इसी के लिए राजनाथ सिंह तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना और ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में हम क्या देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक में इस पूरे मसले पर बिखराव आया है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी न टूटे, लेकिन मेरा ये पुरजोर मानना है कि डीएमके को सीपी राधाकृष्णन को विरोध करने में कई सारी राजनीतिक और सामाजिक दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि वो गोंडर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। गोंडर समुदाय ओबीसी समुदाय का एक बहुत प्रमुख वर्ग है और जो डीएमके है उसका एक प्रमुख वोट बैंक भी है। गोंडर समुदाय से आने वाले सीपी राधाकृष्णन की खिलाफत डीएमके करे और डीएमके अपने वोट बैंक में सेंध लगवाए, ये वो देखना नहीं चाहेगी। तमिलनाडु के इस चुनाव में एआईएडीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है और एआईएडीएमके और कांग्रेस के बीच इस गठबंधन को, जो अभी डीएमके की सरकार है, उसके खिलाफ चुनाव में उतरना है। और आपको पता है वहां पर इसी तरह के गठबंधन या तो सत्ता में आते हैं या सत्ता से बाहर होते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ऐसी समय में डीएमके की स्थिति कमजोर है, क्योंकि वो लगातार 2 बार सत्ता में रह चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ होगी और एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस और माफ कीजिएगा बीजेपी और एआईएडीएमके का एक अच्छा चांस बनता है। ऐसे में अपने गोंडर वोट बैंक में सेंध लगवाने के लिए सीपी राधाकृष्णन का विरोध करना मुझे लगता नहीं है ये डीएमके के लिए पॉसिबल होगा, ये डीएमके के लिए संभव होगा। तो आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे पर हमें इंडिया गठबंधन के अंदर एक बिखराव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सच, और सच का आईना आपके सामने रखता हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आते हैं मेरे वीडियो को सुनकर चले जाते हैं तो ऐसा न करें। प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन होता है उदय हमारे इसमें, तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन लीजिए। एक वीडियो रोज 7 बजे शाम को डालता हूं, उसका आप ख्याल रखिए। और ये भी देखिए कि आप अपने मित्रों के अंदर अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को पहुंचाएं और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज के लिए इतना ही।